पूरा प्रदेश का युवा ये चाहता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक मजबूत शक्ति के रूप में राजस्थान के अंदर उभर कर आए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोग जो परेशान हैं इनके महागठबंधन से, वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कहीं ना कहीं एक विकल्प के रूप में युवाओं को मिले। ये तो वक्त बताएगा कि कांग्रेस को नुकसान होता है या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। ये तो क्या है कि राजनीति संभावनाओं की है। आज अपने बताएं कि बीजेपी को इतना नुकसान होगा तो वो संभव नहीं है मेरे कहने से। ये वक्त बताएगा क्या परिस्थिति होती है और उसके हिसाब से आकलन करना। चुनाव का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा किसका नुकसान कितना फायदा हुआ है। मुझे बताइए, बिल की आवश्यकता कहाँ आ रही थी कोरोना जैसे काल के अंदर, जब लोकसभा चल नहीं रही थी और एनडीए के साथियों को बगैर बताए हुए इनसे छुपा के और इस बिल को लाना और लोकसभा में पारित करना। आपका अगर पूरा लोकसभा के अंदर बहुमत है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आम आदमी के हितों की रक्षा नहीं करोगे। आप ऐसा कानून लेके आ रहे हैं। मुझे आप बताओ कि आप किसान का भला चाहते हो और किसान कह रहा है कि साहब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो साहब आप कह रहे हो कि इससे भला होगा। अरे जो आदमी कह रहा है कि मेरा भला नहीं होगा, आप उसको जबरदस्ती थोप रहे हो। तो मेरा मानना है कि किसान बिल से भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से इमरजेंसी के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। नमस्कार, मैं वीर सिंह और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में आगामी कुछ दिनों में 4 विधानसभा चुनाव हैं। इसको लेकर आज आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक कहें या फिर राजस्थान के युवा नेता, राजस्थान की विधानसभा को जिसकी कमी महसूस होती है और जो आज लोकसभा में बैठे हैं बेनीवाल जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान भी कर दिया कि वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुर्जर मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि राजस्थान की राजनीति में आरएलपी की क्या भूमिका रहेगी, 4 विधानसभा सीटों पर किस प्रकार की रणनीति रहेगी। और मुख्य रूप से रोहित गुर्जर मरुभूमि से ताल्लुकात रखते हैं। जैतारण से इनका विधानसभा क्षेत्र है और मरुभूमि के आसपास कहीं ना कहीं जाटों का एक गढ़ माना जाता है, बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ से आने वाले रोहित जी मेरे साथ में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगा हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल मेरा ये है कि राजस्थान की में अभी 4 विधानसभा की सीटें हैं, इसको लेकर क्या रणनीति है आरएलपी की? देखिए, राजस्थान के अभी जो 4 उपचुनाव हैं उनकी तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कल इन चारों जगह के प्रभारी सह प्रभारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी का आदेश हुआ है। कल आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि किस व्यक्ति को कहाँ का प्रभारी बनाया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे जोश के साथ चारों जगह चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं रहेगा। पूरा प्रदेश का युवा ये चाहता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक मजबूत शक्ति के रूप में राजस्थान के अंदर उभर कर आए और राजस्थान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोग जो परेशान हैं इनके महागठबंधन से, वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कहीं ना कहीं एक विकल्प के रूप में युवाओं को मिले। सर, आपकी जो पार्टी है हराने के लिए लड़ेगी या फिर जीतने के लिए लड़ेगी? देखिए, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो जीतने के लिए लड़ता है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ऐसा नहीं है कि हम चलते आदमी को उम्मीदवार बनाएंगे। नहीं, मजबूत उम्मीदवार देखने को मिलेगा और चुनाव में जीत हार तो होती रहती है। जिसका भाग्य होता है वो जीत जाता है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी मजबूती के साथ और जो प्रत्याशी लड़ेगा उसका हर तरीके से पूरी पार्टी के पदाधिकारी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो पूरे राजस्थान में फौज है युवाओं की, विशेषकर लोग कहते हैं कि हनुमान की सेना, पूरी हनुमान की सेना चारों विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगी और उस प्रत्याशी के साथ मजबूती से लड़ेगी। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत के आएंगे। सर, अभी तक आपका गठबंधन था बीजेपी के साथ में, इस बार आप अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान बीजेपी को कितना होगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि कांग्रेस को नुकसान होता है या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। ये तो क्या है कि राजनीति संभावनाओं की है। आज अपने बताएं कि बीजेपी को इतना नुकसान होगा तो वो संभव नहीं है मेरे कहने से। ये वक्त बताएगा क्या परिस्थिति होती है और उसके हिसाब से आकलन करना। अब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा किसका नुकसान कितना फायदा हुआ है। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि दोनों पार्टियों का नुकसान हो और आरएलपी जीते। अभी जो सेंटर की जो राजनीति है वो
कृषि कानून बिलों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। बंगाल का चुनाव हुआ, अभी जो 5 स्टेट्स में चुनाव का ऐलान हुआ है, यहाँ पे इन तीनों बिलों के कारण बीजेपी बैकफुट पे खड़ी है। राजस्थान में होने वाले जो बाई इलेक्शन है उनके ऊपर इन कृषि बिलों का क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आप इनका रिजल्ट देख लिए किस प्रकार से पंजाब के जो चुनाव थे उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ है और विकल्प के रूप में कांग्रेस की कोई बड़ी जीत नहीं है। वहाँ आम आदमी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। लोग अब धीरे धीरे देश की राजनीति की दिशा बदलती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का जो बिल लेके आई है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बिल से, मुझे बताइए, बिल की आवश्यकता कहाँ आ रही थी? कोरोना जैसे काल के अंदर जब लोकसभा चल नहीं रही थी और एनडीए के साथियों को बगैर बताए हुए इनसे छुपा के और इस बिल को लाना और लोकसभा में पारित करना। आपका अगर पूरा लोकसभा के अंदर बहुमत है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आम आदमी के हितों की रक्षा नहीं करोगे। आप ऐसा कानून लेके आ रहे हैं। मुझे आप बताओ कि आप किसान का भला चाहते हो और किसान कह रहा है कि साहब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो साहब आप कह रहे हो कि इससे भला होगा। अरे जो आदमी कह रहा है कि मेरा भला नहीं होगा, आप उसको जबरदस्ती थोप रहे हो। तो मेरा मानना है कि किसान बिल से भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से इमरजेंसी के अंदर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। किसानों का इतिहास है। लोग मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी का पिछला इतिहास निकाल लो, पिछले 7-8 साल का। मोदी जी झुका नहीं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया की टीम है उनको भी कहना चाहता हूं कि आप पिछले 70 साल का रिकॉर्ड भी किसानों का देखो कि किसान भी कभी झुके नहीं और जिस लड़ाई के लिए किसान लड़े उसमें जीत के ही निकले। चाहे तो 1857 की क्रांति लगा लो। ये जो लोग कहते हैं ना कि किसान बिल वापस नहीं होगा, मोदी झुकेगा नहीं, ये वो लोग हैं जो देश आजाद हो रहा था उसकी एक रात पहले भी कह रहे थे कि ये देश के अंदर अंग्रेज रहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, तो अंग्रेजों को भी भारत छोड़ के भगना पड़ा। वही लोग आज कह रहे हैं कि किसान बिल रहेगा, मोदी झुकेगा नहीं। लेकिन मोदी नहीं झुकेगा तो किसान निश्चित रूप से वोट की चोट से आने वाले चुनाव में इलाज करेंगे। ये मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से। सर, जब किसान बिल की किसान आंदोलन की बात चल गई है, तो जब ये किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय इसका कोई प्रमुख चेहरा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और 80-90 दिन होते गए, एक प्रमुख चेहरा सामने आ गया, राकेश टिकैत। तो क्या कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक चेहरे की ओर अग्रसर तो नहीं होगा? देखिए, इस किसान आंदोलन में हमारी पार्टी के सुप्रीमो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ईमानदारी से काम किया। किसानों की मांग थी। हम इसमें गहराई में नहीं जानते जाते कौन नेता है कोई नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। हम किसानों की जो मांगे थी, 3 काले कानून वापस लो, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब आंदोलन को किस दिशा में कौन ले जा रहा है उससे हमारे को कोई मतलब नहीं। हमारी जो प्रमुख मांग थी किसानों के साथ है, ये मैसेज देना चाहते थे। लोकसभा में और दिल्ली के अंदर ये बात चल रही थी कि भाई राजस्थान के किसान इस बिल के कहीं साथ तो नहीं है। ये मैसेज तोड़ने के लिए हमने सबसे पहले शाहजहाँपुर बॉर्डर को जाम किया और पूरे केंद्र ने देखा, पूरी केंद्र की मीडिया जो नेशनल मीडिया है उन्होंने ये दिखाया कि राजस्थान का किसान भी इन काले कानूनों के खिलाफ है। ये मैसेज हम देना चाहते थे। यही मैसेज देना चाहते कि राजस्थान का किसान भी इन कानूनों के खिलाफ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यही मैसेज है। इसमें हम कोई राजनीतिक माइलेज नहीं लेना चाहते। अगर हमें राजनीतिक माइलेज लेना हो जाता तो हम भी जाते, टीकरी बॉर्डर जाते, सिंधु बॉर्डर जाते। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि भाई किसान का किस प्रकार से भला हो। आज जो लोग महापंचायत कर रहे हैं, आप पूछोगे, आज भी नागौर के अंदर महापंचायत हुई, कल परसों हर जगह महापंचायत है। कांग्रेस की महापंचायत कांग्रेस किस मुंह से कह रही है? राहुल गांधी जी कहे थे कि 1, 2, 3, 4, 10 दिन में कर्जा माफ। तो मुझे बताओ कर्जा माफ कहाँ हुआ? अशोक गहलोत जी को तो ये जवाब देना चाहिए कि किसानों का कर्जा माफ कहाँ हुआ। युवाओं को आपने कहा था कि रोजगार भत्ता देंगे, कहाँ दिया? तो ये लोग अब बहुत एक्टिव हैं। लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है, लोग उंगलियों पर रखते हैं आपने फला दिन क्या कहा। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का तो एक ड्रामा है। इसमें कांग्रेस वापस राजस्थान की राजनीति में लौटते हैं और मेरा अगला सवाल ये होगा कि जो भी पार्टी आती है, चाहे वो बीएसपी हो, बीटीपी हो, या फिर एक नई पार्टी है चंद्रशेखर आजाद सेना पार्टी, उसकी भी आज नागौर में एक सभा थी। हर लोग थर्ड फ्रंट की बात करते हैं। जो बीटीपी है, बीटीपी ने अभी असुद्दीन ओवैसी के साथ में गठबंधन किया। अभी भीम आर्मी सुप्रीमो आज नागौर में मीटिंग करके गए हैं। आपकी यहाँ पे 3 सीट हैं। इन अलग पार्टियों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, राजनीति के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार है,
पार्टी बनाने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से आप बात कर रहे हो बसपा की, बीटीपी का तो क्या है कि एक सीमित क्षेत्र है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बसपा पार्टी का अगर राजस्थान में देखें तो निश्चित रूप से जो एससी का सबसे भला करने वाला व्यक्ति है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष एससी का है, हमारे 3 विधायकों में 2 विधायक एससी के हैं। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले राजस्थान के अंदर एससी का क्या भला करेंगे? बहुजन समाज पार्टी से एक भी एमएलए नहीं है एससी का, ये सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से ही एमएलए हैं 2। हमारे 3 एमएलए हैं जिनमें 2 एससी से आते हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी? अगर सबसे ज़्यादा एससी वर्ग का, दलित वर्ग का, किसान का, शोषित का, मजदूर का अगर हितैषी है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी है। सर, आरएलपी का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो मरु प्रदेश है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, नागौर, पश्चिमी राजस्थान पूरा है। और पश्चिमी राजस्थान की हमेशा मांग उठी है कि एक अलग से मरु प्रदेश बनाया जाए। उनका मानना ये है कि प्रदेश छोटा होना चाहिए, देश बड़ा होना चाहिए, प्रदेश छोटा होना चाहिए। इसको आरएलपी किस दृष्टि से देखिए, निश्चित तौर पे जब प्रदेश छोटा होता है तो उसका विकास अच्छा होता है, ये मानना है। और मानना ही नहीं, निश्चित रूप से आप हरियाणा में देखो, आप जाके जो भी, इसीलिए मैं भी जो मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनकी मांग है उसका मैं रोहित गुर्जर पूर्ण तरीके से समर्थन करता हूं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी जब जरूरत पड़ेगी, ये जब ऐसी कोई बड़ी महापंचायत या बड़ा कोई प्रदर्शन करेगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देगी। सर, अभी पिछले दिनों जो पंचायती चुनाव हुए या फिर शहरी निकाय के चुनाव हुए उसमें आरएलपी को वो समर्थन नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, कारण क्या रहा? देखिए, नई पार्टी बनती है तो उसमें समय जरूर लगता है। आप किसी भी पार्टी का इतिहास उठा के देख लो, भारतीय जनता पार्टी जब नहीं बनी तो कहाँ चुनाव जीतते थे लोग? 77 से पहले कहाँ भैरू सिंह जी लेके आए थे? तो अब धीरे धीरे चला है। मैं ये मानता हूँ कि अभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी 4 लाख वोट हमने प्राप्त किए। वो लोग जीतना हारना की तो अलग बात है, लेकिन 4 लाख वोट अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मैसेज देते हैं। प्रधान बना है हमारा, चेयरमैन बना है, जिला परिषद सदस्य बने हैं, पंचायत समिति सदस्य बने हैं, तो ये धीरे धीरे एक शुरुआत हो चुकी है। तो अब निश्चित रूप से ये शुरुआत चल रही है और 2 साल के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट। कांग्रेस का तो एक सांसद नहीं देश राजस्थान में, कम से कम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इससे बड़ी बात क्या होगी? सर, अभी आप राजस्थान प्रदेश तक सीमित हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जाने पर के लिए आपने कोई रणनीति की? 2024 का इलेक्शन भी है, क्योंकि अभी बीजेपी की पूरी तरह से वाहवाही नहीं हो रही है क्योंकि ये बैकफुट पे है, तीनों कृषि पूरे देश में विरोध हो रहा है। तो क्या आरएलपी राष्ट्रीय स्तर पे जाने का कोई प्लान तैयार किया है? देखिए, अभी तो ये 2023 का चुनाव तो हम जो वसुंधरा और गहलोत का जो गठबंधन है इसको तोड़ने के लिए लड़ेंगे और एक प्रदेश के अंदर नए विकल्प देंगे। और उसके बाद अच्छा रिजल्ट रहेगा, मेहनत करेंगे तो सब अच्छा होगा, देखेंगे। काफ़ी लोग हमारे उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं। और लोकसभा चुनाव में हनुमान जी को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर भी सभाओं में एनडीए में बुलाया गया था। तो इसका मैसेज कहीं ना कहीं है कि हनुमान बेनीवाल केंद्र का नेता है, राजस्थान का ही नहीं है, पूरे देश का लीडर है। जब बात बीजेपी और कांग्रेस की चली है तो बीजेपी में कांग्रेस में 2 फाड़ हो चुके हैं, बीजेपी में एक से ज़्यादा कई है। गुलाब चंद कटारिया गुटा लगे, पूनिया गुटा लगे और एक मैडम गुटा लगे, इनके बारे में क्या? देखिए, कांग्रेस का तो जो झगड़ा था वो तो आपने पिछले दिनों देखा होगा। और ये तो कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से गिर जाती अगर अशोक गहलोत की मदद वसुंधरा राजे नहीं करती। वो 20 एमएलए उसके तैयार थे, अगर बहुमत साबित करना पड़ता और पायलट साहब अगर नहीं आते तो निश्चित रूप से वसुंधरा उसकी मदद करती। और अब आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में भी 15 लोग हैं जो सीएम की रेस में अपने आप को सीएम सपनों में देखते हैं कि सीएम बन गए, तो निश्चित रूप से अगर गुलाब जी अलग हैं, इधर जोधपुर सांसद अलग हैं, वसुंधरा जी अलग हैं, सतीश जी अलग हैं, सब अपने आप को सीएम मान के चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनका, और हम तो चाहते भी हैं हो इनका, जब भी तो आरएलपी बढ़ेगी आगे, जितना इनका आपस में मनमुटाव होगा। और आने वाले टाइम में आप देखो कि ये मार्च के बाद में देखना इनकी क्या स्थिति होगी। कांग्रेस से भी मैं कह रहा हूँ ज़्यादा स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बिगड़ने वाली है। अभी 8 मार्च को महिला दिवस और उसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन आता है। ये मंदिर यात्रा निकाल रही है, तो उस यात्रा को किस रूप में देखती है आरएलपी? क्या उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? ऐसा है कि निजी यात्रा है, वो तो
उसके बारे में, हालांकि ये उनकी पर्सनल यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, अभी जो आगामी जो 2023 का चुनाव आ रहा है उसमें मुख्य मांगे आपकी क्या रहेंगी? क्योंकि ये बात इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है क्योंकि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो जितनी बिजली उपयोग करता है उससे ज़्यादा बिजली बनाता है, जितना पेट्रोल यूज करता है उससे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादित होता है। फिर भी बिजली की और पेट्रोल की रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राजस्थान की है। तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, हमारी प्रमुख मांग और प्रमुख एजेंडा है किसान की बिजली माफ, कर्ज माफ, टोल मुक्त राजस्थान और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता जो गहलोत सरकार ने वादा किया 3500, वो तो दे नहीं रही, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ये एजेंडा रहेगा कि बेरोजगारों को कम से कम 15,000 रुपये बेरोजगार भत्ता और राजस्थान के अंदर नए कॉलेजें, एक एजुकेशन हब बनाने की हमारी ये मांग है। और बाड़मेर जैसी बड़ी रिफाइनरी के अंदर वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे रहा। जैतारण विधानसभा क्षेत्र में मेरे 3 बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियाँ, वहाँ स्थानीयों को रोजगार नहीं दे रहा। जहाँ जहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ निजी उद्योग धंधे हों वहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिले और सरकारी नौकरियों की भी बड़े स्तर पर राजस्थान के अंदर भर्तियाँ आएँ, ये मांग रहेगी RLP की। ये मेरे साथ में थे रोहित गुर्जर जो जैतारण विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं और RLP के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनकी RLP पार्टी अभी पिछले दिनों हुए ग्रामीण चुनाव और निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है और अभी इनकी आगामी रणनीति जो राजस्थान के प्रदेश में होने वाले 4 बाई इलेक्शन हैं, जो 4 सीटें हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को गहरा आघात पहुंचा सकते हैं। देखते रहिए DPK न्यूज़, यात्रा जारी है।